सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदी सरिता कार्यक्रम में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम ऐसे व्यक्तियों को बुलाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। आज ऐसे ही एक हस्ताक्षर हमारे बीच उपस्थित है जिन्होंने न केवल तकनीक के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। जो रेल विभाग में कार्यरत है, निदेशक जैसे बड़े पद पर कार्यरत हैं, हम स्वागत करते हैं श्री संतोष कुमार झा सर का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम जानते हैं सर कि आप जाने माने रचनाकार हैं और परिचालन से भी जुड़े हुए हैं, व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं और निदेशक पद पर आप कार्य कर रहे हैं। तो ये तकनीकी क्षेत्र अलग होता है और साहित्य का क्षेत्र अलग होता है। तो ये दोनों क्षेत्र को आप कैसे संतुलित करते हैं या कैसे बैलेंस इसमें रखते हैं आप? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, रेल परिचालन आपने ठीक कहा, बहुत तकनीकी दृष्टि से बहुत जटिल है, लेकिन रेल सेवा में आने के बाद हमें इसका प्रशिक्षण मिलता है और उसके बाद हम इस कार्य को संपादित करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये बाहरी वातावरण है, लेकिन जो साहित्य, हिंदी साहित्य में विशेषकर जो मेरी रुचि हुई वो बचपन से ही है, वो कहीं ना कहीं भीतर से थी। और कक्षा 11वीं 12वीं के बाद से हमने कुछ लिखना भी शुरू किया था। बहुत सारे हिंदी साहित्यकारों को, उर्दू साहित्यकारों को, जिनकी लेखनी देवनागरी में छपती थी, काफ़ी लोगों को पढ़ा है और धीरे धीरे पाया कि कहीं ना कहीं मैंने भी करीब 16-17 वर्ष की अवस्था से कुछ कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। तो ये सफ़र माँ सरस्वती कृपा से जारी है। मेरी 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं और अभी भी लिखता हूँ। अब गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ तक संतुलन है का सवाल है दोनों कार्य में और साहित्य में, तो मैं समझता हूँ कि जब आपकी किसी विषय में रुचि होती है तो समय निकल आता है। बहुत सारा समय मुझे मिलता है यात्रा के दौरान, या फिर किसी रविवार को, शनिवार को, या कभी त्यौहार के दौरान, या नहीं तो दिन भर के कार्यकलाप के बाद जब शाम को अपना कुछ समय मिलता है तो मैं पाता हूँ कि लेखनी अपने आप ही शुरू हो जाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो कला है ये हमें ऊर्जा देती है कि हम अपना काम और ज़्यादा ऊर्जा के साथ करें। निश्चय ही एक अजीब सी उत्तेजना होती है जब कोई कविता मन में प्रस्फुटित होती है या किसी कहानी का विषय मन में आता है, तो लगता ही नहीं कि दिन भर की कोई थकान है और आप बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये मैं समझता हूँ ये कि ईश्वर प्रदत्त गुण है जो ईश्वर ने मनुष्य को दिया है। सर, जैसे आप साहित्य से जुड़े हुए हैं और आपको व्यवसाय भी देखना है, बिजनेस भी देखना है और परिचालन भी देखना है, तकनीक के साथ आगे भी बढ़ना है, तो इन सभी कार्यों में कहीं आपको ऐसा लगा कि थोड़ा सा साहित्य से हम दूर जा रहे हैं, या अब बस हो गया कि हम पूरा कंसंट्रेट तकनीक के ऊपर या बिजनेस पर करें? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। देखिए, इसको अगर हम कहें, अंग्रेज़ी में एक शब्द है प्रोफेशनल ऑनेस्टी। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि साहित्य के कारण काम को हमने छोड़ा या उसमें कोई ढिलाई बरती। लेकिन जैसा मैंने कहा कि काम के बाद जितना भी समय मिला और जो साहित्य की जो भूख थी वो अपने आप ही उसके लिए समय निकल आया। ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि मेरे अंदर साहित्य भी बहुत कुछ बचा हुआ है और ये कार्य की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब भी ऐसा समय मिलता है साहित्य के लिए अपना समय निकल आता है। हम देख रहे हैं कि पिछले 21वीं सदी में या पिछले कुछ वर्षों में भारत एक
अर्थव्यवस्था के रूप में, एक सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। इसमें भाषा का कितना योगदान है? देखिए, अगर हिंदी भाषा के परिप्रेक्ष्य में आप का प्रश्न है तो बहुत ही रोचक प्रश्न है। अपना देश यहाँ पर इतनी भाषाओं की और संस्कृति की विविधताओं के बावजूद भी हिंदी एक ऐसी भाषा है जो संपर्क सूत्र की भाषा है, जिसे भारत में 80 से 90% लोग कम से कम समझ सकते हैं, अपने क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के बावजूद बोल सकते हैं, अर्थात संवाद स्थापित कर सकते हैं। तो इसके दो पहलू हैं। पहला तो ये कि जो व्यवसाय बढ़ा है उसमें निश्चय ही भाषा का भी विकास हुआ, भाषा सुदूर क्षेत्रों तक गई क्योंकि वह व्यवसाय की आवश्यकता थी। और दूसरा पहलू ये है कि चूंकि एक संपर्क सूत्र की भाषा थी, इसलिए व्यवसाय करने में भी आसानी हुई। अगर छोटा सा उदाहरण दूं कि आज अगर आप चेन्नई में चले जाएं और आप उत्तर भारतीय व्यंजन मांगें तो बहुत आराम से आपको मिलते हैं, आज से 30 साल पहले नहीं मिलते थे। इसी प्रकार आप सुदूर उत्तर पश्चिम में चले जाएं और दक्षिण भारतीय व्यंजन मांगें तो शायद सबसे पहले वही मिलता है। तो ये जो एकीकरण हुआ देश का, वो व्यवसाय के कारण हुआ, और वो संभव हो सका एक ऐसी भाषा के होने से हमारे देश में जो कि सामान्य जनसंपर्क की भाषा बनी। तो दोनों का ही एक दूसरे की बढ़ोतरी में भरपूर योगदान है। सही कहा सर आपने। जैसे आपका क्षेत्र जो है, महाराष्ट्र है, गोवा हो या कर्नाटक हो, इन 3 क्षेत्रों से होकर कोंकण रेलवे गुजरती है। तो ये जो क्षेत्र जो है, ये जो बेल्ट है, ये पर्यटन की दृष्टि से हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। तो पर्यटक, दुनिया भर के पर्यटक यहाँ आते हैं, दुनिया भर के सैलानी यहाँ आते हैं। तो पर्यटन को बढ़ाने के लिए और पर्यटन के माध्यम से रोजगार भी उपलब्ध कराने के लिए रेलवे की क्या योजना है जिसमें पर्यावरण को भी नुकसान ना हो? जी, देखिए, कोंकण रेलवे जब बनना आरंभ हुआ, इस सुंदर सह्याद्री पहाड़ों के बीच से एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ सुंदर समुद्र, और उसके बीच से इस कोंकण रेलवे का निर्माण करना था। सुरंगें बनानी थी, बड़े बड़े पुल बनाने थे। तो शुरू में निश्चय ही इस क्षेत्र के लोगों को शंका रही होगी कि क्या पर्यावरण का संरक्षण हो पाएगा। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि पर्यावरण का बिना क्षय किए हुए ये 740 किलोमीटर रेल का निर्माण हुआ, और आज भी लोग पर्यावरण के कारण इस क्षेत्र में घूमने के लिए आते हैं, जिसके लिए एक कोंकण रेल, हरित रेल, जी हाँ, जिनका हमारा स्लोगन भी है। तो उसको बिना किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाए हुए इस सुंदर क्षेत्र से लोग आते हैं और दिन में यात्रा करना चाहते हैं, ताकि लोग इसकी हरितिमा को, यहाँ के झरनों को, नदियों को, उसका भरपूर प्रकृति का आनंद उठा पाएँ। रही बात कि इस क्षेत्र के व्यवसाय विकास की, तो इस क्षेत्र में जनसंख्या कम है, उद्योग भी अब धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा उद्योग है वो यहाँ पर पोर्ट्स का है, पत्तनों का है। तो अगर आप मुंबई से मैंगलोर तक देखें तो कम से कम 14-15 छोटे बड़े पोर्ट्स हैं जहाँ पर काफ़ी व्यवसाय है, और उस व्यवसाय को अब रेल से जोड़ने की, रेलवे लाइन से जोड़ने की योजनाएं हैं, ताकि बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए हुए वो सारा का सारा जो पोर्ट पे जो भी हमारा जो माल ढुलाई होती है वो रेल के माध्यम से सुदूर प्रदेशों तक भारतीय रेल के द्वारा पहुंच सके। ये अभी यही योजना है भारतीय रेल की। जैसे कि सर अभी देखिए, जो महानगर हैं जैसे मुंबई, दिल्ली या कोलकाता जैसे शहरों में रोज़गार के तो बहुत से अवसर है युवाओं के पास, लेकिन ये जो एरिया है, जो कोस्टल का जो क्षेत्र है, वहाँ उतनी संभावनाएं नहीं है रोज़गार के लिए। तो पर्यटन को ध्यान में रखते हुए या रेलवे के क्षेत्र में
रोजगार उपलब्ध कराने में रेलवे की कुछ योजना है? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो जैसा आपने ठीक ही कहा कि पूरा क्षेत्र पर्यटन के लिए बहुत ही अनुकूल क्षेत्र है और लाखों की संख्या में यात्री आते हैं। तो अगर सेवा की बात करें तो रेलवे इस पूरे क्षेत्र में पूरे साल भर अपने रेगुलर ट्रेन्स के अतिरिक्त भी जो पर्यटन की ट्रेन्स हैं, हॉलीडे स्पेशल से चलाती है। जहाँ तक रोज़गार का सवाल है, रेलवे दो प्रकार से रोज़गार इस देश में मुहैया कराती है। एक तो सीधा कि जो रेलवे के कर्मचारी अधिकारी हो जाए, उसमें निश्चय ही जब रिक्तियाँ होती हैं तो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा उन रिक्तियों का अखबारों में उसकी सूचना दी जाती है और लोग उसे भरते हैं। लेकिन रेलवे पर अपरोक्ष रूप से लाखों लोगों की जीविका जो है वो जुड़ी हुई है, जिसमें इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन के पनपने का एक और बहुत बड़ा कारण है कि रेल जो है वो पूरे कोंकण क्षेत्र में रेल के आने के बाद पर्यटन की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ गई और इसलिए मैं कह सकता हूं कि रेल का सहयोग निश्चय ही रोजगार उपलब्ध कराने में अपरोक्ष रूप से कहीं अधिक बेहतर हुआ है। बेहतर होगा जी, सही कहा सर। और मैंने ये बात भी सुनी है कि जिनकी जो भूमि है रेलवे द्वारा संपादित की गई है तो उन्हें भी रेल प्रशासन में या रोजगार या नौकरियां में शामिल किया जाता है। जी हाँ, जब कोंकण रेलवे बनी थी तो हमारे यहाँ लैंड लूजर्स की पॉलिसी है। जिन लोगों के ज़मीन इस कोंकण रेल को बनाने के लिए अधिग्रहित की गई थी तो उन परिवारों को में से एक व्यक्ति को रोज़गार दिया गया और आज भी यदि कोई व्यक्ति दुर्भाग्य से हताहत होता है तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको दिया जाता है। हमारी प्रथम वरीयता होती है लैंड लूजर को शामिल करने की, नौकरी देने की। लेकिन साथ ही थोड़ी सी समस्या भी है। कोंकण रेलवे क्षेत्र में बहुत बड़ी जनसंख्या है, इतने लोगों को रोज़गार देना संभव नहीं है। वो तभी होगा जब रिक्तियाँ होंगी। लेकिन निश्चय ही आपने ठीक कहा कि हमारी नीति है कि प्रथम वरीयता लैंड लूजर को रोज़गार में देनी है। जी सर, जैसे रेल देश को जोड़ती हैं, विविध गांवों को जोड़ती है, उसी प्रकार भाषा भी जोड़ती है। तो व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए भाषा का कितना महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर मैं इसका उदाहरण इस प्रकार से दूं कि भारतीय रेल में प्रतिदिन एक छोटा मोटा भारत सफ़र करता है और उस भारत में सभी भाषाओं के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ सफ़र करते हैं। ये अनेकता में एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है भारतीय रेल। तो जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि कोई एक ऐसी भाषा हो जो इन विभिन्न भाषियों को जोड़ सके, तो निश्चय ही हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें सभी संवाद कर पाते हैं। लेकिन भारतीय रेल में और भी नीतियां हैं। जैसा कि हमारे क्षेत्र में 3 ऐसे राज्य हैं जो मैं कह सकता हूँ अहिंदी भाषी हैं। मराठी, कोंकणी, कन्नड़ ये भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारतीय रेल की नीति ये है कि सभी स्टेशनों पर जो है वो हिंदी, अंग्रेज़ी और जो क्षेत्रीय भाषा है उसके बोर्ड हों, उद्घोषणाएँ उन तीनों भाषाओं में हों। लेकिन अगर व्यवसाय और इसकी बात करें, यात्रियों की बात करें, सफ़र करने वाले यात्रियों की, तो मैं अभी भी मानता हूँ और देखता हूँ कि हिंदी भाषा का बहुत बड़ा योगदान है इस संपर्क सूत्र को स्थापित करने में। उससे व्यवसाय भी बढ़ा, क्योंकि एक ऐसी भाषा है जिसमें विज्ञापन होते हैं, जिसमें सोशल मीडिया में लोग देखते हैं, लोग आपस में बात करते हैं और जो व्यापार की भाषा मैं कह सकता हूँ वो आज हिंदी है। यानी ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के माध्यम से या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। निश्चय ही जी। कोंकण रेलवे में जैसे ही हाल ही में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई, उसके अतिरिक्त राजधानी, दुरांतो,
या तेजस एक्सप्रेस भी गाड़ियाँ चलाई जाती है, जो कि काफ़ी लग्जरियस गाड़ियाँ मानी जाती है, काफ़ी उनमें सुविधा दी जाती है। उनका किराया भी उसी प्रकार का होता है। जो आम यात्री होते हैं, जो या आम यात्री सफ़र करते हैं ट्रेनों में, तो उनको भी इसी प्रकार की सुविधा किफ़ायत अगर कहें कि या दरों में उपलब्ध कराई जाए, तो उसमें कुछ रेलवे की योजना है। देखिए, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारतीय रेल पूरे विश्व में सबसे सस्ती यात्री रेल है। इससे सस्ती यात्रा कहीं पर भी नहीं है। और जहाँ तक इन गाड़ियों का जिनका आपने जिक्र किया, वंदे भारत या राजधानी तेजस, तो भारतीय रेल में भी विभिन्न श्रेणियों की गाड़ियाँ हैं जिसमें कि विभिन्न श्रेणियों के यात्री सफ़र करते हैं। जहाँ तक जो यात्री भाड़ा की आप बात कर रहे हैं, तो मैं यही कह सकता हूँ कि इसमें और कमी करने की गुंजाइश तो नहीं लगती, क्योंकि बहुत ही कम भाड़े हैं। लेकिन सुविधाओं में निश्चय ही प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। जिस प्रकार की गाड़ियाँ आज से 10 साल पहले चलती थीं, आज उससे कहीं अधिक बेहतर सुविधाओं वाली गाड़ियाँ चल रही हैं, और उसी किराए में यात्री उन सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। नहीं, सही है सर। कोंकण रेलवे में मैंने खुद महसूस किया है कि कोंकण कन्या जैसी गाड़ियाँ या मांडवी जैसी गाड़ियाँ जो चल रही है, ये काफ़ी अच्छी सुविधाएं यात्रियों को प्रदान कर रही हैं। आपके मार्ग पर जो रोज चलती हैं या जो मालगाड़ियाँ चलती हैं, तो इनके माध्यम से व्यवसाय भी बढ़ रहा है। तो इनको बढ़ाने के लिए हिंदी के साथ साथ हिंदी भाषा का तो प्रचार प्रसार हो ही रहा है, तो जो स्थानीय भाषाएं हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण होती हैं व्यवसाय को बढ़ाने के लिए? देखिए, स्थानीय भाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि स्थानीय लोग उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। निश्चय ही, जैसा मैंने कहा कि हिंदी से सभी भाषाभाषी लोगों का एक संपर्क स्थापित होता है, लेकिन जहाँ लोग रहते हैं उस क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए हमारे क्षेत्र में चाहे वो स्टेशनों पर, प्लेटफॉर्म पर टी स्टॉल्स हों, या फिर सिविल इंजीनियरिंग के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हों, या फिर विज्ञापन हो, प्रचार हो, हमारे लाउंजेस हों, जितने भी व्यापार का जो प्रचार का माध्यम है या टेंडर का माध्यम है, उसमें हम जो क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं, ताकि लोगों को सूचना मिल सके कि इस प्रकार का कोई व्यवसाय यहाँ होने जा रहा है और वो उससे वंचित न रह सकें। तो निश्चय ही क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत महत्वपूर्ण उसका रोल है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उसी भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं, उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो क्या ये हम मान सकते हैं कि जितना महत्व रेलवे में अंग्रेज़ी भाषा को, हिंदी भाषा को दिया जाता है, क्या उसी प्रकार का महत्व स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं को यहाँ मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये नीति है रेलवे की कि जैसे मैंने कहा, उद्घोषणा के विषय में या स्टेशन नाम पट्टिकाओं के विषय में या निविदा सूचनाओं के विषय में निश्चय ही क्षेत्रीय भाषाओं को भी उतनी ही महत्ता दी जा रही है। जो हमारे अष्टम अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, वो अपने क्षेत्र के हिसाब से उन भाषाओं का प्रयोग करते हैं, हिंदी अंग्रेज़ी के साथ साथ। अच्छा, इससे हिंदी भाषा या अंग्रेज़ी भाषा का जो प्रयोग आपके कार्यालय में होता है, तो उसके साथ साथ हम ये मान कर चल सकते हैं कि प्रादेशिक भाषाओं का भी प्रयोग कार्यालय में भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है, और इससे दोनों ही भाषाएं समृद्ध हो रही हैं। ये आज़ादी दी गई है हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को कि जो आपकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसका आप शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो उन भाषाओं के शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, और लोग कर रहे हैं इसको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कई महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमसे साझा की है। आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहे और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
आशा करते हैं कि आपके कार्यकाल में भाषा तो समृद्ध होगी ही, साथ साथ व्यवसाय भी काफ़ी आगे बढ़ेगा और इसका फ़ायदा निश्चित ही कोंकण रेलवे को होगा। बहुत धन्यवाद। गोवा दूरदर्शन का बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए।